हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप जानते हैं हम लोग क्लास 12th का एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे और इस सीरीज़ में क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमारे इस चैनल SR Academy 2M पर कराई जा रही थी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ हिस्ट्री का भी जो आपके 2025 में जो आने वाला है उनका जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है उन सभी का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके थे और हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए थे। आप सभी लोग ये जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 30 नंबर का MCQ टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें OMR सेट नहीं दिया रहेगा। और साथ ही साथ क्या है कि आप लोग का 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 3 टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। आप लोगों का जो 2025 में जो नया पैटर्न आया हुआ है इस पैटर्न में 30 क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन भी रहेंगे और उसके लिए जगह रहेगा लिखने के लिए, टिक मारना नहीं है बल्कि उसका आंसर लिखना होगा। उसके बाद आपका 2 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का सवाल रहेगा और ये 5 मार्क्स का सवाल रहेगा। तो हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, हमारा ये जो चैनल है इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, आपको पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव का वो सारा सीरीज़ का जो सेट है वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग पॉलिटिकल साइंस के जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, हम लोगों ने इसे भी कंप्लीट करा दिया था और यहाँ पे जितना भी सवाल कराए हैं उसी सवालों में से आएगा, इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। साथ ही साथ 3 मार्क्स का जो सवाल है इसे भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे और इसके बारे में भी आपको जो है हमारे चैनल पर जैसे आप विजिट करोगे आपको उसका वीडियो दिख जाएगा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आज पहला पार्ट होगा 5 सेट यानी 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हम लोग आज पहला सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसका भी 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे और भरोसा रखिए कि यहाँ पे जितना सवाल कराया जाएगा इसी में से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, इसमें से कोई भी बाहर नहीं पूछा जाएगा। दूसरी चीज़ ये बोलना चाहेंगे कि ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स का जो सवाल है अगर आप लोग में से कोई नहीं देखे हैं और अगर आप लोग में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर देख लीजिएगा। इसका जो वीडियो का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो वीडियो को एंजॉय कीजिए, हमारी क्लास को एंजॉय कीजिए और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है इसके बाद वाला वीडियो यानी किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। ये आज आपका जो है पहला सेट कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं और इसी तरह का 3-4 सेट हम लोग और भी लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। फिर से बता देते हैं, ये हमारे चैनल का नाम है SR Academy 2M। साथ ही साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो है 5 मार्क्स का जो पूछा जाता है उसका सवाल डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा यहीं में से आने वाला, इससे बाहर नहीं आएगा। एक और बात बताना चाहते हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि दीर्घ उत्तरीय है तो बड़ा आंसर होगा और जितने भी सवाल यहाँ पे करवाया जाएगा वो सभी जो है बड़ा सवाल होगा। आप लोग सारे सवालों को समझ लीजिएगा और इसमें से आप अपने एग्जाम में लिखिएगा क्योंकि सटीक जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 2025 में सेम इसी तरह से पूछा जाएगा। तो चलिए पार्ट 1 हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 को कवर अप करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल में है कि भारतीय राजनीतिक पर हरित क्रांति के प्रभाव का उल्लेख करें। तो देखिए हरित क्रांति जो है इसका नकारात्मक प्रभाव भी रहा है और साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव भी रहा है हरित क्रांति पर। चलिए आंसर देखते हैं। भारतीय राजनीति पर हरित क्रांति का प्रभाव, हरित क्रांति ने भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था में तो क्रांति लाई ही थी, साथ ही साथ देश की राजनीतिक पर भी गहरा प्रभाव डाला हुआ था। ठीक है, यानी क्या है कि हरित क्रांति से कृषि पर भी विकास हुआ, अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुआ और साथ ही साथ जो है राजनीति भी प्रभावित हुई थी। चलिए जानते हैं कि ये कैसे हुआ था। तो पहला इसका पॉइंट है कि खाद्य सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता। देखिए हरित क्रांति से अनाज उत्पादन में भारी वृद्धि हुई जिसमें से देश में क्या है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो गया और इससे राजनीतिक अस्थिरता को कम करने में मदद मिली।
तथा साथ ही साथ क्या हुआ कि सरकार को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। यानी कि हरित क्रांति से क्या हुआ कि जनता जो है वो सरकार में घुस गई थी, यानी जितनी भी सरकार थी मौजूदा उस समय में उन सभी को जनता का समर्थन प्राप्त करने में आसानी हुआ था। तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट पर आते हैं, किसानों का राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी किसान जो है वो राजनीति की ओर सशक्तिकरण की जुड़ा गया है ना। तो देखिए हरित क्रांति के कारण किसानों की जो आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, इससे किसानों ने राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई शुरू की थी और उसकी मांग जो है सरकार महत्वपूर्ण हो गई। यानी कि देखो हुआ यह कि जैसे ही यह क्रांति हुई हरित क्रांति, तो जितनी भी राजनीतिक सरकारें थी वह सभी किसानों के हित में काम करने लगी। इसके एवज में क्या हुआ, जो किसान था वो अपनी मांगों को सीधा सरकार के पास रखने लगे और सरकार को इसको पूरा करना पड़ा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 पर देखते हैं, ग्रामीण विकास। यानी कि हरित क्रांति से क्या हुआ कि जो गांव था शहर था उनका विकास हुआ। देखिए क्या है कि हरित क्रांति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ, जिससे ग्रामीण जनता का जीवन स्तर जो है वो बेहतर हो गया और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता जो है बढ़ी, है ना। और साथ ही साथ क्या हुआ कि ग्रामीण मतदाताओं का महत्व भी बढ़ गया। यानी कि क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ गया और इसके महत्व को भी माना जाने लगा। पहले क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिक महत्व दिया नहीं जाता था, लेकिन इस क्रांति के बाद क्या हुआ कि सभी को अधिक महत्व दिया जाने लगा। चौथा पॉइंट है, सिंचाई और बुनियादी ढांचों का विकास हुआ। यानी सिंचाई की प्रक्रिया तेज हो गई थी हरित क्रांति के बाद और इसकी जो बुनियादी विकास था वो भी विकास होने लगा। देखिए इसमें क्या है कि हरित क्रांति के लिए सिंचाई और बुनियादी ढांचों का विकास जरूरी था और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ और सरकार के लिए इन क्षेत्रों में विकास कार्य करना एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया था। यानी कि लोग जो है जो सरकारें थी वो जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे थे कि लोगों का मांग सुन रहे थे और अधिक गांव-गांव जा जाकर। 5वां पॉइंट है कि कृषि नीतियां। हरित क्रांति के बाद कृषि नीतियां सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई थी। यानी कि कृषि को विकास करना बहुत मुद्दा बन गया थे, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया था। किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार जो है ना कई नीतियां बनाना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ कि कृषि में विकास होना चाहिए था। तो ये आप लोग का जो है 5 पॉइंट लिखवाए हैं। आप ये 5 पॉइंट देख लिए हो। आप लोग को इसमें से जो भी याद होता है आप वो याद करके एग्जाम में लिख सकते हो। यहाँ पे मुझे एक वर्ड देना था, हमने ये वर्ड दिया है, सटीक आंसर भी है। आप अपने एग्जाम में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखा रहता है कि जो स्टूडेंट हैं यानी विद्यार्थी हैं वो अपने शब्दों में उत्तर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि चीन और भारत के मध्य में मुख्य विवाद क्या था। यानी कि चीन और भारत के बीच में विवाद का मुख्य कारण क्या था। तो जरा देखिएगा, भारत और चीन के बीच मुख्य विवाद कुछ इस तरह से है कि भारत और चीन जो है दोनों एशियाई देश है, यानी एशिया के मौजूद क्षेत्र का देश है। एशिया में दोनों देश मौजूद हैं और इसके बीच में ऐतिहासिक या सांस्कृतिक या व्यापारिक संबंध बहुत पहले से रहा है। हालांकि दोनों देशों के सीमा विवाद, यानी देखिए क्या क्या विवाद है, सीमा विवाद जो है, भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और अन्य मुद्दे का तनाव भी रहा था। अब इसमें आते हैं कुछ मुख्य विवाद, इसका क्या क्या है वो देखते हैं। पहला देखिए सीमा विवाद, सबसे प्रमुख कारण यही था इसका सीमा विवाद। तो यह सबसे प्रमुख और जटिल मुद्दा था जो दोनों देशों में विवाद को उत्पन्न करता है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ कि बार बार तनाव और झगड़े होती रही। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के सीमा विवाद के सबसे अधिक बिंदु रहे हैं। यानी कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, वो जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे इसका विवाद जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। दूसरा आते हैं इसका पॉइंट में भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, यानी कि राजनीति में, यानी कि जमीन को लेकर राजनीति में जो प्रतिद्वंद्विता होती थी, कंपटीशन होता था, उसको लेकर विवाद। तो दोनों देशों के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के कारण भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही थी। हिंद महासागर क्षेत्र में, यानी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभाव बढ़ने की होड़ में दोनों देश जो है एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे थे, यानी एक दूसरे को कॉम्पिटिटर के रूप में देख रहे थे। तीसरा है व्यापार और आर्थिक मुद्दा। तो व्यापार घाटा, निवेश बाधाएं और बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे कि मुद्दों ने दोनों देशों के बीच में व्यापारी संबंध को प्रभावित किया। चौथा पॉइंट में है तिब्बत मुद्दा।
ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है दोनों देशों के संबंध को बिगाड़ने में, विवाद को लेकर। तो चीन तिब्बत को जो है कि अपना मानता था, यानी कि चीन जो है तिब्बत को अपना अभिन्न अंग मानता है, जबकि भारत जो है तिब्बती शरणार्थियों को शरण देता है। भारत जो है तिब्बती को शरणार्थी जो भी होता है उन्हें शरण देता है। तो यह मुख्य मुद्दा बना हुआ था उन दोनों देशों के तनाव के बीच का। तो ये आप लोग को आशा करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में क्या बोला गया है कि किस कारण से कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1969 पे हुआ था। तो देखिए ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है कि आखिर कांग्रेस का विभाजन जो है किन कारणों से हुआ था। देखिएगा 1969 में औपचारिक विभाजन का कारण कुछ इस तरह था। देखिए आंसर देखते हैं। जाबिर हुसैन की मृत्यु जो है वो 1969 में हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वापस से देखिएगा, जाबिर हुसैन की मृत्यु के बाद 1969 में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सिंडिकेट और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में क्या है कि मतभेद उभर कर सामने आए। यानी देखिए जाबिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई थी 1969 पे, तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दो नेताओं के बीच में, है ना, दो नेता, एक तो आपका श्रीमती गांधी जी थी, इंदिरा गांधी, और एक क्या है सिंडिकेट जो कि सारे को असेंबली को संभालती थी। तो दोनों के बीच में क्या है कि मतभेद हो गया। सिंडिकेट ने संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया था। यानी सिंडिकेट जो असेंबली थी किसको घोषित किया था? संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति के पद के लिए कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार नामित किया था, यानी घोषित किया था। जबकि इंदिरा गांधी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन उपराष्ट्रपति पीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया। देखिए पहले क्या था, दोनों एक थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी और को खड़ा कर दिया, जबकि सिंडिकेट के मेंबर ने किसी और को खड़ा कर दिया। देखिए सिंडिकेट मेंबर ने किसको खड़ा किया था? संजीव रेड्डी को। जबकि जो इंदिरा गांधी उन्होंने किसको किया था? पीवी गिरी को, है ना, उनको खड़ा कर दिया था। अब दोनों के बीच में विवाद बढ़ता चला गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट के उन कदम का मुकाबला करने के लिए जिसमें सभी कांग्रेस नेताओं को संजीव रेड्डी के पक्ष में वोट देने के लिए व्हीप जारी किया था। और इसमें आपका एक श्लोक भी दिया गया था, अंतरात्मा की आवाज पर वोट का आह्वान किया, जिसका अर्थ था कि कांग्रेस के सांसदों और विधायकों को अपनी इच्छानुसार वोट देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीवी गिरी की जीत के परिणाम स्वरूप, यानी उसमें जीत किसका हुआ? इंदिरा गांधी जी को चुना था उनको हो गया। और जैसे ही उन्होंने जीता तो कांग्रेस में औपचारिक विभाजन का रूप ले लिया था। अब आगे क्या हुआ कि सिंडिकेट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्टी से अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए पार्टी से निकाल दिया था। जब वो पार्टी से बाहर निकली थी वो अकेले नहीं बल्कि 400 से ज़्यादा समर्थक जो थे वो बाहर निकल गए थे। तो इस तरह से 1969 में क्या था कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है सुरक्षा परिषद के संगठन और कार्यों का उल्लेख करें। तो देखते हैं सुरक्षा परिषद का क्या संगठन क्या और कार्य क्या है। तो देखिए हेडिंग लिखवा दी है, सुरक्षा परिषद संगठन और कार्य। आंसर है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ही की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय था। ठीक है, अब इसका देखिए संगठन। तो संगठन में सदस्य देश देखिए पहला है, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं। इसमें से 5 स्थायी हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये अस्थायी सदस्य वीटो पावर रखते थे, यानी वे किसी भी प्रस्तावना को रोक सकते थे। बाकी जो 10 सदस्य थे वो अस्थायी थे और उन्हें 2 सालों के लिए चुना जाता था। ठीक है, दूसरा आते हैं वीटो पावर क्या है। यह अस्थायी सदस्यों को, यानी जो अस्थायी, यहाँ पे देखिए अस्थायी और गैर अस्थायी है ना, तो इसमें अस्थायी सदस्यों को दिया जाने वाला एक विशेष अधिकार होता था जिसके तहत वो किसी भी प्रस्तावना को रोक सकता था। इसकी सुरक्षा परिषद के फैसले पर एक प्रकार का संतुलन बनाए रखता था। ठीक है, अब इसका आते हैं कार्य में। तो इसका कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा करना। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना होता है। इसके लिए उन्हें विभिन्न उपाय करती है, जैसे कि युद्ध रोकने के लिए कदम उठाती है, शांति स्थापना के लिए मिशन भेजती है, प्रतिबंध लगाती है और सैन्य कार्रवाई की अनुमति देती है। तो ये आप लोग का कुछ कार्य है और ये आपका संगठन देश है। और ये संगठन देश किसका है? सुरक्षा परिषद का है ना। सुरक्षा परिषद का संगठन और कार्य के बारे में है। तो आशा है कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो आप वापस से देख सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि होगा क्या कि आप लोग का जो आगे का वीडियो होगा
अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो इसके बाद का जितना भी वीडियो होगा वो सभी आपके पास पहुंच जाएंगे। हम तो बताएंगे कि आप लोग जल्दी से जितने भी आप लोग के दोस्त हैं उन सभी लोगों को ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो लोग 12th क्लास की तैयारी बेस्ट फॉर्मेट तरीके से कर सके। यहाँ पे जितना भी चीज़ें होगी वो आप लोग के लिए करवाई जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करिए कि आपको अगला जो वीडियो है वो किस सब्जेक्ट पर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोग के बेस्ट तैयारी के लिए हमारी जो टीम है वो उस पर काम कर रही है। कुछ तकनीकी खराबी थी इसलिए एक सप्ताह से जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब से क्या होगा कि वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो चैनल के साथ बने रहिए और आप लोग अपना तैयारी जो है वो अच्छे से करते रहिए। आप अकेले नहीं हो, हमारी पूरी टीम जो है आप लोग के साथ है और आप लोग की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी टीम ने ली है और आप लोग को हर एक सब्जेक्ट की सभी चीज़ें हमारे इस चैनल पर बताई जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन करके ज़रूर रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि आखिर 5 क्या है। 1990 में भारतीय जनता पार्टी के उदय और विकास पर टिप्पणी करें। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो उदय है वो 1990 में हुआ था, तो उसके उदय और विकास किस प्रकार से हुई उसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं आंसर। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए संकल्पित किया गया था। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन किया गया और कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया था, है ना। ये अधिवेशन में जो क्या हुआ था, भाजपा का गठन किया गया था, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी नियुक्त किए गए थे। ध्यान रहेगा, भाजपा का जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और लोकहित के विषय पर मुहर रखते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया। इससे पहले क्या था कि कांग्रेस पार्टी की थी, भाजपा नहीं थी, लेकिन जैसे ही भाजपा नहीं आया वो लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कांग्रेस की एकाधिकारी वाली एक दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने 2 ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन युक्त के सूत्रपाल में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, देश के विकास और आर्थिक रणनीति के नींव भी भाजपा ने ही रखा था और राज्य में सत्ता में आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा नीति शासन के दौरान रखी। आज 3 दशक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जो पार्टी है वो पूरे देश में बहुमत प्राप्त करके रखी हुई थी। लेकिन अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा तो सीट नहीं मिली, लेकिन अभी भी सत्ता में जो है वो नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी का शासन चल रहा है। आप लोग जानते हो, करंट अफेयर्स आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 में क्या है कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का विस्तृत वर्णन करें। यानी गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? भारतीय गुटनिरपेक्ष के बारे में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी विदेश नीति थी जिसमें भारत ने किसी भी प्रमुख वैश्विक शक्ति गुट जैसे कि अमेरिका या सोवियत संघ से जुड़ने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा यानी कि इसके बजाय भारत ने स्वतंत्र, संप्रभुता और शांति जैसे आधारों पर यानी कि इनके सिद्धांतों पर कार्य करना शुरू किया और अपने लिए नई नीतियां बनाई। यही था गुटनिरपेक्ष। अब गुटनिरपेक्ष का कुछ प्रमुख लक्ष्य था, जैसे पहला लक्ष्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाकर रखना। ठीक है ना, तो भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसका दूसरा पॉइंट है उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध करना। तो भारत जो है पहले से ही क्या है, रंगभेद का खुलकर विरोध किया था। तीसरा पॉइंट है इसका आत्मनिर्णय का अधिकार, माने आत्मनिर्णय, खुद से निर्णय लेने का अधिकार होना। तो भारत ने सभी देशों के आत्मनिर्णय की अधिकार का समर्थन किया था।
अगला पॉइंट में है आर्थिक विकास और सहयोग। तो भारत ने विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया। आगे आते हैं निशस्त्रीकरण, आप लिख सकते हो। तो भारत ने परमाणु हथियारों के प्रसार का विरोध किया और पूर्ण निशस्त्रीकरण का वकालत किया। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर जो है कुछ पॉइंट्स थे जिसमें भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष का बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो आशा है कि ये सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में क्या है कि सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, सोवियत संघ का जब विघटन हो गया था तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। आंसर देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन ने भारत सहित कई देशों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। चलिए देखते हैं, इसका प्रभाव कुछ इस तरह से है। मुख्य प्रभाव ऐसा है, पहला था शीत युद्ध का अंत। भारत लंबे समय से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवाई कर रहा था। सोवियत संघ के विघटन के साथ सोवियत युद्ध का भी अंत हुआ और भारत को अपने विदेश नीति विकल्पों का प्रसार करने में सहयोग मिला। दूसरा पॉइंट है कि आर्थिक सहयोग में कमी। भारत को सोवियत संघ की आर्थिक सहयोग मिलती थी, विघटन के बाद से सहायता बंद हो गई जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। तीसरा है भू राजनीतिक परिवर्तन। तो सोवियत संघ के विघटन के मध्य में एशिया में नई देशों का उदय हुआ। भारत ने इन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव। भारत को अब अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने का नया अवसर मिल गया। तो देखिए, कुल मिलाकर 4 पॉइंट थे। अब आते हैं जो भारत आज़ाद हुआ था तो इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था, जैसे विदेश नीति में अधिक लचीलापन हो गया, अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और नई व्यापारिक सोच बढ़ी थी। तो ये कुल मिलाकर जो है वो 3 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट बनता था। ठीक है, तो ये आप लोग का रहा कि सोवियत संघ का विघटन होने पर भारत में क्या प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। भारत और श्रीलंका पर नोट लिखें, यानी भारत के बारे में और श्रीलंका के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है और इसके बारे में आपको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। भारत और श्रीलंका दोनों दक्षिण एशियाई के महत्वपूर्ण देश हैं और सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से गहरा प्रभाव से जुड़ा हुआ है। यानी कि हमारा जो भारत है, भारत और श्रीलंका जो है वो बहुत प्राचीन समय से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए तब भी वो जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ धार्मिक और ऐतिहासिक संबंध में वो पूरी तरह से जुड़ी हुई है। तो देखते हैं इसमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध क्या है। पहला पॉइंट में आते हैं, पहला है बौद्ध धर्म। दोनों देशों में बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म है और इसमें दोनों देशों की संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। दूसरा है राम सेतु, आप सभी लोग जानते होंगे। राम सेतु जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, दोनों देशों में पौराणिक कथाओं के महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप लोग जानते होंगे रामायण के समय में ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तीसरा है व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। सदियों से दोनों देशों के बीच में क्या है कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा है। आधुनिक संबंध की अगर बात करते हैं तो पहला पॉइंट में अगर आते हैं तो आर्थिक सहयोग। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। भारत श्रीलंका को विकास सहायता प्रदान करता है और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध मजबूत हो रहे हैं। दूसरा आते हैं क्षेत्रीय सहयोग। दोनों देश जो है एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क कहते हैं, सार्क के सदस्य हैं और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में आते हैं सुरक्षा सहयोग। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग भी बढ़ रहा है और भारत श्रीलंका को सुरक्षा उपकरणों और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो ये कुल जो है आप लोग का भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो संबंध है। तो इसमें हम लोग 2 तरह का संबंध बात किए, एक था सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और दूसरा है उसका कि आधुनिक संबंध क्या रहा है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं थोड़ा बड़ा बड़ा सवालों को लेकर, तो वीडियो जो है थोड़ा लंबा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। चलिए 9 पर देखते हैं। 9 में है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत के सामने जो है वो कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद थी। तो आंसर देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने निम्नलिखित चुनौतियां थी। ठीक है ना, बहुत सारा चुनौती थी। पहला आते हैं, पहला में क्या लिखा हुआ है कि विभाजन के बाद की हिंसा। जब भारत स्वतंत्र हुआ
तो भारत में क्या है कि सबसे पहला पॉइंट पड़ गया कि विभाजन को लेकर। तो देश का विभाजन बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन का कारण बना था। यानी जब देश स्वतंत्र हुआ तो दोनों में क्या है, विभाजन हो गया। आप सभी लोग जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और दोनों के बीच में जो हिंसा हुई थी उसका प्रभाव भारत को झेलना पड़ा। दूसरा, जब स्वतंत्र हुआ और जब अहिंसा यानी कि हिंसा होने लगा तो उसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। यानी गरीबी, बेरोजगारी और विकास की धीमी गति हो गई थी, गति जो है वो धीमी हो गई थी। आगे आते हैं सामाजिक समस्याएं, जैसे कि जातिवाद को लेकर, लिंग के भेदभाव को लेकर और शिक्षा को लेकर। इसमें क्या है कि समस्या बहुत गहरी थी। राष्ट्रीय एकता, विभिन्न भाषाएं थी, संस्कृति थी और धर्म थे, तो लोगों को एकजुट करना बहुत बड़ी मुश्किल बात थी। बुनियादी ढांचा, जैसे कि परिवहन नहीं था, संचार की व्यवस्था ऐसी नहीं थी, ऊर्जा नहीं था उस तरह से। यह बुनियादी ढांचों का क्या है कि अभाव था, यानी कमी था। आगे बढ़ते हैं कृषि क्षेत्र में। तो अधिकांश आबादी जो है कृषि पर निर्भर थी, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं था या तो उर्वरक जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं थी। तो ये भारत के सामने जो है आज़ादी के बाद ये कुल जो है मिलाकर 4-5 पॉइंट जो है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा था। क्या क्या था देखिए, विभाजन के बाद का हिंसा का, और उसके बाद की अर्थव्यवस्था का, फिर सामाजिक समस्या का, फिर राष्ट्रीय एकता में अभाव था, बुनियादी ढांचा नहीं था, कृषि में भी प्रसार उस तरह से नहीं किया गया था। तो आशा करते हैं कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। 10 में है कि शॉक थेरेपी पर टिप्पणी करें, यानी कि शॉक थेरेपी क्या है और इसके बारे में आपको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। शॉक थेरेपी से मतलब है कि किसी देश की आर्थिक नीतियों में अचानक और महत्वपूर्ण बदलाव करके राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार यानी अर्थव्यवस्था से मिलाना, ठीक है ना, बदलना। शॉक थेरेपी का इस्तेमाल जीवन की स्थिति में सुधार और आर्थिक उत्पादन बढ़ाने तथा रोजगार दर बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मूल्य सीमाओं और सरकारी सब्सिडी को हटाया जाता है। शॉक थेरेपी के समर्थक का मानना है कि व्यापार उदारीकरण के लिए पहले घरेलू मूल्य उदारीकरण की जरूरत होती है। शॉक थेरेपी के तहत निजीकरण की गति जो है वो तेज हुई, लेकिन लापरवाह नहीं, ठीक है। अब आगे आते हैं। शॉक थेरेपी का जो इस्तेमाल है वो 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू हुआ था। रूस में, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने के लिए किया गया था, बदलाव के लिए किया गया था, ठीक है ना। अब इसमें एक बार क्लियरली देखिए कि शॉक थेरेपी का जो इस्तेमाल है वो 1990 में किया गया था और सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था। और इसमें किस किस देशों में, रूस में है, मध्य एशिया में है, और उसके मध्य एशिया गणराज्यों में है, पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनके लिए है और उनके लिए ही ये किया गया था। इस बदलाव को क्या है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियंत्रण में किया गया था। नियंत्रण ही निर्देश पर किया गया था, ठीक है ना, ये निर्देश पर किया गया था। लेकिन उसमें हुआ क्या कि शॉक थेरेपी के परिणाम जो है वो आम लोगों पर भी विनाशकारी साबित हुआ। अब इसमें हुआ लिख लीजिएगा, साबित हुआ, यानी ये किया गया था तुम्हारा किसके लिए, मुद्रा कोष में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक और विश्व बैंक के लिए किया गया था। लेकिन इसका असर जो है वो सामान्य लोगों पर भी पड़ता चला गया, ठीक है। तो आशा है कि शॉक थेरेपी समझ में आया होगा। ये सवाल जो है शॉक थेरेपी वो हर बार पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग ने 10 सवाल को डिस्कस किए हैं और हर एक वीडियो में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग जो है कुल मिलाकर 5 वीडियो बनाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन में से आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का जो रहेगा वो 4-5 सवाल रहेंगे, जबकि 3 मार्क्स का भी जो है 7-8 सवाल रहेंगे और 2 नंबर का भी 7-8 सवाल रहने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल पे आप लोगों की टोटल की जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारा ये मेहनत, हमारा ये वीडियो किस तरह से लग रहा है। हमारे जो टीम है उन्हें थोड़ी सी खुशी मिलती है जब आपका कमेंट आता है, जब हम लोग कमेंट पढ़ते हैं तो कमेंट को पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है कि बच्चों को हमारे द्वारा समझाई गई चीज़ें वो समझ आ रहा है। अगर आप
आपको अगर वीडियो जैसा भी लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।